आइए हिंदी के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छठे प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी का यह प्रश्न पत्र हल किया जाता है, जो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, इसे हल करके हम लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उसकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए प्रश्न पूछना कैसा प्रश्न कहलाता है। तो आप जानते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न क्या होता है? पढ़ाने के दौरान पूछा जाने वाला प्रश्न जिससे पाठ का विकास होता हो, विकासात्मक प्रश्न कहलाता है। तो इसलिए कहानी सुनाते समय बीच बीच में बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए आगे पढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, जो अधिक बोलता है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो बहुत अधिक बोलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जागृत का विलोम क्या होगा? तो जागृत का विलोम सुषुप्त होगा। चौथा है, सजग का पर्यायवाची नहीं है, तो चौकस तो है, सचेत भी है, सावधान भी है, लेकिन पहरेदार सजग का पर्यायवाची नहीं है। पांचवा प्रश्न है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास होगा। तो समास आपको बताया गया है। समास में महाकवि यानी जिसमें विशेषण विशेष्य होता है। महा जो है वो विशेषण है, महा जो है विशेषण है जो विशेषता बता रहा है, और विशेष्य है कवि। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो महा क्या है? विशेषण है जो विशेषता बताता है, और कवि जो है वो विशेष्य है। तो महान है जो कवि, इस प्रकार से कर्मधारय समास होगा। आइए छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रति उपसर्ग से बने हुए दो शब्द लिखिए। तो प्रति उपसर्ग क्या होते हैं जानते हैं? उपसर्ग जो है शब्दों के आरंभ में लगते हैं। शब्दों के आरंभ में जो लग करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, शब्दों के आरंभ में जो शब्दांश लग करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। एक बड़ी बात यह है कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। उपसर्ग जो है वो सार्थक वाक्यांश होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो है सार्थक शब्दांश। सार्थक का मतलब होता है उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, उपसर्ग का भी अर्थ होता है। तो आइए उपसर्ग में क्या पूछा है? प्रति उपसर्ग से बना हुआ दो शब्द। तो एक है प्रत्यक्ष, प्रति धन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष होता है, तो प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है प्रत्यक्ष। और एक प्रत्याहार भी है, प्रत्याहार। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द के उदाहरण पूछा गया था, बस यही है। सातवां प्रश्न है, कारक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द या शब्दांश के बाद में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ये दोनों शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। तो प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, तो कारक में अक प्रत्यय है, कारक में अक प्रत्यय लगा हुआ है जो बाद में लगा हुआ है। आठवां प्रश्न है, ईसा ने पत्र पढ़ा में कौन सा लकार है? तो देखिए, पढ़ा जो है वो भूतकाल की बात है, इसलिए इसमें लंग लकार है, इसमें लंग लकार। भूतकाल के लिए कौन सा लकार लगता है? लंग लकार। आइए अगला देखते हैं। नौवां प्रश्न है, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो देखिए, दौड़ना जो है वो क्रिया है। दौड़ने की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि तेज ही क्रिया विशेषण है, तेज ही क्रिया विशेषण है। तो तेज जो है वो क्रिया विशेषण लगा हुआ है। ठीक है, तेज क्रिया विशेषण है। आइए आगे बढ़ते हैं।
10वां प्रश्न है वर्णन के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन शब्द का दो पर्याय लिखना है। तो एक तो होता है वृत्तांत। वृत्तांत माने भी वर्णन होता है, और आख्यान माने भी वर्णन होता है। तो वृत्तांत और आख्यान, इसके दो पर्याय हैं। अगला है सर्वनाम किसे कहते। सर्वनाम के दो उदाहरण लिखना है। तो पहली बात तो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की संख्या यदि पूछता है तो सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। ये आपको बताया गया है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11। और प्रकार की बात करेगा तो सर्वनाम के प्रकार जो हैं वो 6 हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 है। और इसके उदाहरण पूछा है तो चाहे मैं लिख दो, मैं, वाह, तू, आप, ये सभी सर्वनाम हैं। तो इसमें दो उदाहरण लिखने थे। 12वां प्रश्न पूछ रहा है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्रिया की विशेषता बताता है। उदाहरण देना है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है तो जो है चलना तो क्रिया हो गई। चलने की विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द ही क्रिया विशेषण होगा, जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। तो चलना यहाँ क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है। वह अच्छा बोलता है, तो बोलना एक क्रिया है, और अच्छा जो है वो क्रिया विशेषण है। 13वां प्रश्न है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। देखिए, आपको उद्देश्य बताए गए हैं। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर पूछा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, वो छोटे छोटे उद्देश्य जिनको पढ़ाते समय यह ध्यान में रखा जाता है, लक्ष्य बनाकर चला जाता है कि बच्चों को लगभग इतना ही हम पढ़ा ही देंगे। तो इसमें गद्य शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य ये होता है नए शब्दों से परिचय कराना, शब्दकोश में वृद्धि करना, गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गद्य पाठ के तरीके यानी लय आदि को ध्यान में रखते हुए गद्य वाचन सिखाना। तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य हुए। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो आप जानते ही हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो अर्थ प्रदान करता हो। दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो अर्थ प्रदान करता हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण देना है, वह घर जाता है, और एक दो उदाहरण जो भी लिखना हो। वाक्य जानते हैं, एक दो और उदाहरण लिख देना है। 15वां प्रश्न देखते हैं, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग के दो दो पर्याय लिखने हैं। तो खग माने जानते ही हैं पक्षी होता है। खग माने पक्षी होता है। खग की पर्यायवाची विहंग भी है, दो दो लिखना है। विहंग है, चाहो तो खग पंछी भी लिख सकते हो, पक्षी भी लिख सकते हो, पंछी भी लिख सकते हो, खेचर भी लिख सकते हो। और उपकार देखिए, उपकार का मतलब सहायता, भलाई, नेकी, इस प्रकार से पर्याय हैं। अनुपम माने जिनकी उपमा ना हो सके, इसी को हम अनोखा कहते हैं। अनुपम का पर्याय होगा अनोखा, अनूठा, अतुल्य। उपेक्षा, उपेक्षा क्या है, किसी को इग्नोर करना। अवज्ञा, अवज्ञा अनादर, अवज्ञा अनादर वगैरह, ये सभी उपेक्षा के पर्यायवाची हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना। तो समास दो या दो से अधिक
शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है, जिससे उसका मूल भाव भी नष्ट ना हो। आगे पूछा है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो वह समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। यह पूरा का पूरा शब्द विशेषण होता है। यह किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर जो है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका अर्थात करके जब निकालते हैं गणेश जी, तो इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। विपरीत शब्द से क्या आशय है। ऐसा शब्द जो उल्टा अर्थ प्रदान करता है। विपरीत शब्द कहलाता है जो उल्टा अर्थ प्रदान करता है। विपरीत, तो उल्टा अर्थ देने वाले को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जो इसे ही हम विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम विपरीतार्थक जो उल्टा अर्थ प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं मुक्ति। मुक्ति का विलोम लिखना है तो मुक्ति का विलोम होगा बंधन। लौकिक का अलौकिक, लौकिक माने लोक वाला, अलौकिक माने लोक से परे। वादी का प्रतिवादी, वादी का प्रतिवादी, और संयोग का तो जानते हैं संयोग का वियोग। संयोग माने मिलन, वियोग माने विछुड़न। तो मुक्ति का बंधन, लौकिक का अलौकिक, वादी का प्रतिवादी और संयोग का वियोग। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व। पहले मौन वाचन जान लेते हैं। बिना होंठ हिलाए हुए चुपचाप पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन का क्या महत्व होता है। ये शीघ्र पठन, जल्दी जल्दी से पढ़ने के लिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति के लिए, स्वाध्याय की बच्चों को प्रवृत्ति जागृत करने के लिए, अपनी दोहराने के लिए, पढ़ी हुई सामग्री को दोहराव करने के लिए मौन वाचन का महत्व होता है। और अपनी कमियों को जानने के लिए, पढ़ते समय अपनी कमियां इंगित करने के लिए भी मौन वाचन का महत्व। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी पढ़ना, शीघ्र पठन मौन वाचन का उद्देश्य है। स्वाध्याय को प्रवृत्ति करना, पढ़ी गई सामग्री को दोहराने के लिए और अपनी कमियों को चिन्हित करने के लिए मौन वाचन का विशेष महत्व है। इस प्रकार से द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र का यह हल समाप्त होता है।